चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 स्टार्ट किया था। AS2 किसको डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज यानी कि यहाँ पे इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है वो आपको कौन सिखाता है? AS2 सिखाता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री की क्या देखी थी? डेफिनेशन देख ली थी ना। इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है आपके? वेरी गुड। रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों ही चीजें आपकी किसमें इंक्लूड होती है? इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में। इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होती है। रॉ मटेरियल क्या होता है? काम आता है, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। व्हाट इज WIP? जो भी प्रोसेस में चल रहा है अभी तक, अभी फिनिश गुड्स में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसको हम बोलते हैं WIP। एंड फिनिश गुड जो प्रॉपरली क्या है, सेल करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड द फिनिश गुड्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब आगे चलते हैं। कल हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों। इन्वेंट्री का आता है ना, वो आपके फिनिश गुड्स में ही आ जाता है। इन्वेंट्री के अंदर चीज, छोटी छोटी चीजें जैसे लूज टूल्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, ये सारी चीजें भी आपकी किसकी पार्ट माना जाता है? इन्वेंट्री का ही पार्ट माना जाता है। तो उसके लिए तो कोई रॉ मटेरियल WIP लगेगा ही नहीं, वो सीधा आपका क्या है? फिनिश गुड्स का है। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। नोट लिखो, जो तुम कह रहे हो ना वो भी मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। डेफिनेशन लिख लिया था, पहला पॉइंट आपने क्या था? डेफिनेशन डन हो चुका है। अब डेफिनेशन के नीचे आप नीचे नोट लिखिए। नोट क्या है आपका? लिखिए, इफ स्पेयर पार्ट्स, इफ जो तुम बोल रहे थे ना स्पेयर पार्ट्स, नट बोल्ट्स वगैरह, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। इफ स्पेयर पार्ट्स, ब्रैकेट में लिखना, नट बोल्ट्स, नट बोल्ट्स एंड स्क्रूज स्टैंड्स, स्टैंड बाय, stand by equipments, stand by equipments and servicing equipment, ब्रैकेट में लिखना लूज टूल्स, does not meet the definition of PPE, does not meet the definition of PPE, then these are considered as इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री में कंसिडर किया जाता है। क्या समझे? कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना? देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पेयर पार्ट्स बोले तो नट बोल्ट्स वगैरह, स्क्रूज वगैरह, जो आपने किसके लिए रख रखे हैं? स्टैंड बाय द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के लिए और इक्विपमेंट की सर्विस के लिए, जैसे लूज टूल्स। अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को मेट नहीं करता तो वो लूज टूल्स हमें किसकी तरह कंसिडर करना होता? फिर एज एन इन्वेंट्री की तरह। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा जैसे मान लीजिए कोई है ना, अपने स्पेयर पार्ट्स, कोई पार्ट बना के रख रखा है इक्विपमेंट का, तो वो इक्विपमेंट का पार्ट जैसे मान लो खराब हो गया, तो आपने उस इक्विपमेंट के पार्ट को इक्विपमेंट में लगा दिया, तो उससे आपकी मशीन की लाइफ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो वो आपका खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट की कॉस्ट में
ऐड होना चाहिए ना। मतलब समझते हो ना कॉस्ट में कौन सी चीजें ऐड होती है, आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा है ना। डिप्रिसिएशन के अंदर जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन खरीद के लाए कितने की, 1 लाख की, उसमें आपने इंस्टॉलेशन खर्चे लगा दी कितने के, 10,000 के, तो मैं आपसे पूछूं टोटल आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1,10,000। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, ये मशीन की इंस्टॉलेशन पर है। तो यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट आपकी बनेगी वो 1,10,000 बनेगी। और ये 10,000 क्या है, आपने कैपिटल मतलब कैपिटलाइज कर दिया इस खर्चे को। आपको पता है 2 तरीके खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल नेचर के खर्चे क्या होता है, हाँ मतलब कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं जो आपकी असेट की लाइफ को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ऐसे खर्चे जो कि आपकी असेट की लाइफ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको आप कॉस्ट में क्या करते हो, ऐड करते हो। बजाय एज अ खर्चा मानने की बजाय आप उसको खर्चा नहीं मानते, आप उसको कॉस्ट में ऐड करते हो। और फिर उस पे आप क्या चार्ज करते हो, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इक्विपमेंट का कोई पार्ट मंगाया, कोई नट बोल्ट्स, कोई ऐसे स्क्रूज थे जो कि इक्विपमेंट की सर्विसिंग के लिए थे, और वो पीपीई का डेफिनेशन को मेट नहीं कर रहा। अगर पीपीई के डेफिनेशन को मेट कर देता तो जो भी खर्चे होते वो पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनता। समझ रहे हो क्या। लेकिन अब वो किसकी तरह कंसिडर करे जाएंगे, नॉर्मल इन्वेंट्री की तरह आप कंसिडर करोगे। समझ में आया। आप हर लूज टूल्स, हर नट बोल्ट स्क्रूज को आप इन्वेंट्री की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इक्विपमेंट सर्विस के लिए है, वो इक्विपमेंट की सर्विसिंग के लिए, या केवल प्योरली इक्विपमेंट के लिए है, और वो पीपीई के डेफिनेशन को मेट नहीं करता। पीपीई समझते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने बैलेंस शीट में पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितने भी फर्नीचर, ये सारे भी सारा चीजें किसके अंदर आते हैं, आपके पीपीई के अंदर आते हैं। तो पीपीई के अंदर आने का मतलब वो आपके असेट का पार्ट नहीं है। अगर वो असेट का पार्ट नहीं है तो किसका पार्ट माना जाएगा, इन्वेंटरी का पार्ट। समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। लिखो यहाँ पे, सबसे पहले कॉस्ट हेडिंग डालो, तीसरा पॉइंट नोट लिख लिया ना। अब दूसरा पॉइंट निकालो, लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट इंक्लूड्स, लिखिए, इट इंक्लूड्स एनी कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट को आपको इंक्लूड करता है, नेसेसरी necessary to bring inventory to present location and condition. Present location and condition. Present location and condition को underline कर दो, to bring the inventory to present location and condition. इस पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या, what is the meaning of that point? इन्वेंट हम निकाल क्या रहे हैं, हम बेसिकली निकाल रहे हैं कि जो इन्वेंट्री आपके पास है उसकी एक्चुअली में आपकी कॉस्ट क्या है, वही निकाल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकलेगी वो हम निकाल रहे हैं। इट इंक्लूड्स एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट मतलब सारी कॉस्ट आपकी क्या होगी, इंक्लूड होगी, जो कि जरूरी थी उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पर और कंडीशन में लाने के लिए।
मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं ना, तुम जैसे एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब तुम एक बिजनेस कर रहे हो, परचेजेस करोगे। परचेजेस मान लो तुमने कितने की करी, 1 लाख की, ठीक है। अब तुम उन जितनी तुमने परचेजेस करी उसमें अपने स्टोर पे लाने के लिए तुमने 10,000 रुपए का क्या दे दिया, फ्रेट दे दिया, भाड़ा दे दिया। अरे 1 लाख रुपए का जो तुमने गुड्स खरीदा, उसको कहाँ पे लेकर आओगे, हाथ में थोड़ी लेकर आओगे। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आओगे। और जो तुम ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आओगे उसमें आपका भाड़ा देना पड़ेगा। और आपने भाड़ा कितने का दिया, 10,000 रुपए का आपने भाड़ा दिया। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम्हारे लिए टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री की, जो तुम स्टॉक खरीद कर लाए हो, वो कितने की होगी, 1 लाख या 1,10,000? 1,10,000। क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है ना, ये भी तो इन इस परचेजेस से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब तुम्हें समझ रहे हो क्या, जो तुम परचेजेस कर रहे हो उसको अपनी प्रेजेंट लोकेशन, यानी कि जहां तुम्हारा स्टोर है वहां लाने के लिए, उस कंडीशन में लाने के लिए जितने भी तरीके की कॉस्ट लग रही है, वो सारी कॉस्ट आपकी किसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब एग्जाम्पल तो ये छोटा सा था, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आओ। तुमने परचेजेस करी कितने की, 1 लाख की, ठीक है। ये आपकी परचेजेस है, जिसपे आपने जीएसटी कितने का दे दिया, मान लेते 2,000 रुपए का आपने क्या दिया, जीएसटी। फ्रेट दे दिया आपने कितने का, 10,000 का आपने क्या दे दिया, फ्रेट दे दिया। लेकिन जब आपने परचेजेस करी तो आपको डिस्काउंट भी क्या हुआ, रिसीव हुआ। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ, 5,000। माई क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी कितनी है, ये मुझे आपसे पूछना है। कि इतना मुझे, जितना मैं जब मैंने परचेजेस करी थी, इतना मुझे डिस्काउंट मिला, इतना मैंने जीएसटी पे किया, इतना मैंने फ्रेट पे किया। तो मैं तुमसे ही पूछना चाह रही हूँ, जो तुम इन्वेंट्री खरीद के लाए उसकी कॉस्ट तुम्हारे लिए क्या होगी। 1,07,000 कैसे आया, देखो 1 लाख ये तो खर्चा कराई, लेकिन इसमें 5,000 आपका क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2,000 आपका जीएसटी लग गया, टैक्स लग गया कि नहीं लगा, और माइनस क्या कर दिया आपने, वो प्लस क्या कर दिया, 10,000। तो मुझे बताओ ना टोटल कितना हो गया, वही 1,07,000 ही आ रहा है। यानी कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी, 1,07,000। तो मतलब कॉस्ट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस परचेजेस में जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना। आओ, अब स्टेप नंबर 1, आओ लिखते हैं इसके अंदर, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। अब कैलकुलेशन के अंदर आप लिख ही दिया ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट बनाओ एक बार। कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल कॉस्ट में, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट जो मैं निकाल रही हूँ, वो इन केस ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, टोटल कॉस्ट जो मैं निकाल रही हूँ वो किस केस में निकाल रही हूँ, इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये किसकी कॉस्ट निकाल रही हूँ मैं, कॉस्ट किस किस का निकालना सीख रही हूँ बच्चों। मुझे ना 3 तरीके के मटेरियल की कॉस्ट देखनी है, 3 तरीके की इन्वेंट्री की कॉस्ट देखनी, कौन कौन से, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर मैं किसकी सीख रही हूँ, एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा आपका स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। पता है स्टॉक इन ट्रेड का और और थोड़ा सा इन डेप्थ बताऊं तो, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, इन ट्रेड, स्टॉक है, इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब, हाँ, मतलब जैसे ना आप क्या कर रहे हो, आप आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, और मेरा ट्रेडिंग का काम है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया हो,
बाय और सेल होता है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वेरी गुड, इतना तो आपको पता है। तो यानी कि दोनों का, जो आप खरीद रहे हो और जो आप बेच रहे हो, खरीदना बेचना, ये मेरा क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। यानी कि आप ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पस का काम कर रहे हो। रॉ मटेरियल यानी कि यहाँ पे आप, यानी कि मैं यहाँ पे दोनों बिजनेस के बारे में बता रही हूँ। एक कौन सा बिजनेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आपका ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में। तो उन दोनों के कॉस्ट में यहाँ पर एक साथ निकाल रहे हो। आप मुझे बताओ ना, ट्रेडिंग के केस में आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी? जो आप खरीदोगे प्लस उस पे जो जो खर्चे हो वो सारे ऐड कर दोगे, टोटल आ जाएगा। रॉ मटेरियल के अंदर, हाँ, जो लेबर लग रही है, जो मटेरियल लग रहा है, जो ओवरहेड्स लग रहे हैं, जो भी खर्चे, वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी ऐड होगी। चलिए आइए मैं लिखवाती हूँ आपको। लिखिए, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, उसमें आप माइनस कर दो ट्रेड, रीबेट समझते हो क्या? हाँ, मतलब छूट मिल रही है हमें कुछ। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। डन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? जानशो। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम दो चीजें परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो नॉर्मल आप परचेजेस करोगे। किसकी? डायरेक्ट जो स्टॉक खरीदोगे और स्टॉक बेचोगे, स्टॉक माल खरीदोगे और माल बेचोगे। तो उन दोनों की क्या कॉस्ट आएगी? जब रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, और जब आप नॉर्मल परचेजेस करके आगे रीसेल करोगे तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। कोई अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदने में कोई आपको डिस्काउंट वगैरह लगा, मिला, तो वो आप क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे। कोई ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह आपने दिया ऑन परचेज, तो आप इसे क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद कोई भी हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग मतलब यहाँ पर लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लस फ्रेट के जितने भी खर्चे हैं वो सारे आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। और बाकी की एनी अदर कॉस्ट नेसेसरी, और जो भी कोई दूसरी कॉस्ट लग रही है, किस केस में क्यों लग रही है दूसरी कोई कॉस्ट, उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में
लाने के लिए जो भी बाकी अदर कोई भी कॉस्ट लग रही है, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। समझ गए? ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं, इन ये तो बहुत आम सी बात नहीं हो गई, जनरल है ना, इसमें कुछ एएस, ऐसा कोई एएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, बिल्कुल जनरल प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप रिलेट करोगे, तो बिल्कुल आसान है। जो मेरी कॉस्ट क्या होगी इन्वेंट्री की, जितनी मेरी खर्चे करने, जितना मेरा खरीदने में जो भी खर्चा लगा, वो मेरी कॉस्ट है। जैसे मान लो परचेज प्राइस, जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे जो भी मैंने टैक्स दिया, है ना, वो सारी, कोई भी मैंने भाड़ा वगैरह दिया, कोई भी अदर कॉस्ट लगी, उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए, वो सारी कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और मान लो सामने वाले ने मुझे क्या दे दिया, कोई डिस्काउंट वगैरह दिया, वो भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि वो आपकी एक्चुअली में कॉस्ट है ही नहीं। अरे डिस्काउंट दे दिया तो आपको पैसा नहीं देना पड़ा ना, डिस्काउंट मिल गया, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी इस तरीके से आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं आज। नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पर सेकंड थर्ड पॉइंट है आपका, पहले देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री की कॉस्ट देख रही हूँ। कौन कौन सी कॉस्ट देखी मैंने, अगर रॉ मटेरियल खरीदती हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, और मेरा ट्रेडिंग का काम है तो जो मैं परचेजेस कर रही हूँ उसकी कॉस्ट क्या होगी। अब नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये किस केस में होगी, इन केस ऑफ फिनिश गुड्स and WIP. In case of finished goods and WIP. वही अगेन टेबल बनाएंगे। आपने एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर लिया है, कब करोगे? क्योंकि एडवांस अकाउंट अपने आप में बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, आपको सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ। आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो? थ्रू आउट इंग्लिश। आपके फाउंडेशन में कितने थे मार्क्स, कितने, फर्स्ट अटेम्प्ट में?
लिख लो, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर समझाती हूँ। लिख लिया? ये क्या निकाल रहे हैं अपन, पहले तो ये बताओ, कर क्या रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल खरीदोगे। अगर आपका ये जो काम आपका हो रहा है ना, ये कब होगा ये सारा काम? जब आपकी बिजनेस क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। दैट्स नाइस। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग जब बिजनेस होगा तो आपको क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? अब मैं आपसे पूछूं, जो मेरा फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ है ना, उसकी कॉस्ट क्या है? तो उसमें सारी कॉस्ट आप ऐड करोगे, जितनी भी आपके स्टार्टिंग से लेके फिनिश गुड्स में लगी है, वही सारी कॉस्ट ऐड करोगे। जैसे आज मुझे पेन बनाना है, ठीक है, एक सपोज मानना मुझे पेन बनाना है। मैं पेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाऊंगी? मटेरियल लेकर आऊंगी इस पेन को बनाने के लिए। फिर उसमें प्रोसेस करूंगी, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा मेरा। मैं मान लीजिए मैं 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद कर लाई, मेरी 5 रुपए की प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी। तो मेरे को बताओ कि फिनिश गुड्स मेरा बन के टोटल कॉस्ट कितने की तैयार हो गया पेन? 15 रुपए में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा फिनिश गुड्स पेन का कॉस्ट कितना था बनने का, तो तुम क्या बताओगे? 15 रुपए। कैसे? क्योंकि 10 रुपए का मटेरियल लगा, 5 रुपए का लेबर वगैरह लगी, प्रोडक्शन करने का खर्चा लगा, और टोटल मिला के उस फिनिश गुड्स को बनाने में मेरा 15 रुपए का खर्चा लगा। ठीक है, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे, फिर आप उसको सेल करोगे, वो बात अलग है। मैं यहाँ पर जो काम कर रही हूँ ना, वो केवल और केवल किस पे काम कर रही हूँ? कॉस्ट पे। कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा टोटल कॉस्ट एक्चुअली में कितना लगा उस फिनिश गुड्स को बनाने में। समझ रहे हो? फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, अगर मान लीजिए कोई आपने स्टॉक ऐसा लिया है जो कि पूरा आधा अधूरा लिया है, मतलब समझ रहे हो, तो डब्ल्यूआईपी लिया। अब उसको भी आप प्रोसेस करोगे तो उसकी भी कॉस्ट निकाल रहे हो। तो हम यहाँ पे दो चीजों की कॉस्ट निकाल रहे हैं। कौन कौन सी? एक है आपका फिनिश गुड्स और दूसरा है आपका डब्ल्यूआईपी। सबसे पहले आप मटेरियल क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। ठीक है, कंज्यूम मतलब अच्छा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तुम ये बोलना चाह रहे हो। मैंने इतना पूछा ही नहीं, मैंने कंज्यूम का मतलब पूछा। कंजम्पशन कैसे निकल कर आता है? जितना आपने यूज कर रहे हो ना, दैट इज योर कंजम्पशन। इतना आपने यूज कर लिया, इतना आपने कंज्यूम कर लिया। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो जितना मटेरियल आप यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, वही तो आपकी कॉस्ट लगेगी, उतनी तो कॉस्ट लगेगी। भले ही आप लाख रुपए का मटेरियल लिया है, लेकिन आपने प्रोडक्शन के अंदर ही 80,000 का मटेरियल डाला है, तो कॉस्ट तो आपकी 80,000 की लगेगी कि नहीं लगेगी उस फिनिश गुड्स को बनाने में? है ना? तो मटेरियल जितना आपने कंज्यूम किया वो आ जाएगा, प्लस उसमें जो भी लेबर लगी, बनाने में लेबर लगेगी, लगवाओगे, खुद ही थोड़ी बनाने बैठ जाओगे, लेबर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। कुछ आपके खर्चे क्या होते हैं? दो तरह के खर्चे होते हैं, जानते हो क्या? एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड तो ये होता है कि जो खर्चा हो, आप चाहे बनाओ चाहे आप मत बनाओ, लेकिन ये आपके खर्चे फिक्स हैं। जैसे आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, गोडाउन का रेंट देते हो, चाहे आप बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो, आपने रेंट पे ले लिया, रेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, फिक्स खर्चा है वो तो आपका। तो कुछ खर्चे आपके क्या होंगे? फिक्स्ड, और कुछ खर्चे आपके क्या होंगे? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो वो हो भी सकते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कभी आप ज्यादा करोगे, कभी आप कम करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो देखिए, मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, उसमें आपने ऐड कर दिया लेबर कॉस्ट, उसके बाद आपका क्या आ गया? कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स लगे, कुछ आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स लगे, और कोई भी अदर कॉस्ट जो भी लग रही है, उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए वो बाकी अदर कॉस्ट सारी इंक्लूड हो जाएगी। तो आपके पास प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, जल्दी बता दो फटाफट से। हाँ, सबसे पहले मैंने बताया कि जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, और या फिर आप नॉर्मल ट्रेडिंग का काम है आपका, यानी कि बेचना और खरीदने का, तो उस केस में आप क्या करोगे? परचेसेस करोगे। तो रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे तो उस रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट आपके लिए क्या पड़ेगा, वो मैंने ऊपर निकाला। और अगर आप परचेस करके लाओगे तो भी टोटल कॉस्ट क्या निकला? दोनों एक साथ ही हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। जो भी आपने परचेस किया, जो भी आपके खर्चे लगे, खर्चे मतलब जो भी आपने टैक्स दिया, कोई फ्रेट का खर्चा दिया, कोई
डिस्काउंट अगर आपको मिला तो वो सारे खर्चे आप माइनस करके टोटल क्या निकाल लोगे, परचेज कॉस्ट निकाल लोगे। परचेज, चाहे आप रॉ मटेरियल करो चाहे नॉर्मल करो, है ना। फिर अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन मतलब आपको मैन्युफैक्चर करने में टोटल कॉस्ट कितना लगा उस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने मटेरियल का खर्चा लगाया, फिर उसमें लेबर लगाई, ओवरहेड्स लगाए। ओवरहेड बोले तो वेरिएबल और फिक्स दोनों लगाया। बाकी जो भी अदर कॉस्ट आपके अगर आपकी लगती है तो जो भी कॉस्ट आपकी लग रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड वो भी आपकी इस प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गया। खत्म, आगे चलते। चलो लिखते हैं, मेरे साथ लिखो। अब हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट करो। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही ना चीजें। पहला स्टेप क्या था, डेफिनेशन, मतलब सबसे पहले हमने तो समझा ही है क्या। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला परचेज कॉस्ट, फिर उसके बाद हमने निकाला प्रोडक्शन कॉस्ट। ये दोनों टाइप की बिजनेस के लिए निकाल लिया हमने। चलो अब आ जाओ। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट, अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट, अब मुझे एक बात बता दो फटाफट से, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है। एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अभी मैंने क्या निकाला, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला, है ना, यही निकाला, या टोटल परचेस निकाल दिया, परचेस कॉस्ट। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल, अगर आपकी ट्रेडिंग है तो टोटल परचेस कॉस्ट आएगी, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। वेरी गुड। परचेज कॉस्ट तब आएगा जब आपका ट्रेडिंग का काम होगा, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कब आएगा, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। तो दोनों मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, पर यूनिट निकालना है ना, ये तो टोटल है। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा ना, एक यूनिट पे कितना निकला। पर तो एक बार थोड़ा और ढंग से लिख देती हूँ। लिखो यहाँ पे, टोटल परचेज और प्रोडक्शन यूनिट्स, कि टोटल आपने परचेज यूनिट्स कितनी करी और प्रोडक्शन यूनिट आपने कितना मैन्युफैक्चर किया, उसमें से माइनस कर देना क्या, नॉर्मल लॉस अगर कोई है तो। मुझे आपको पता है क्या, दो तरीके के लॉस होते हैं, कौन कौन से, एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट की, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होता है क्या, हाँ होता है। अब नॉर्मल लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी आपने परचेज किया, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ना 1 लाख यूनिट्स क्या करी, खरीदी, उसमें से मेरी 5,000 यूनिट क्या हो गई, नॉर्मल लॉस हो गया। तो मुझे बता कितना, मुझे बताओ आप कितना यूनिट अब आपके पास बचा। अब ये 95,000 यूनिट्स, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे, 10 लाख रुपए के। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी क्या आनी चाहिए, 10 रुपए आनी चाहिए ना, आनी चाहिए। लेकिन अब आपकी यूनिट्स क्या हो गए, लॉस की वजह से कम हो गए, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम क्यों होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। देखो, अभी भी कॉस्ट कितनी है अब आपकी, 10 लाख, लेकिन अब आपका यहाँ पर यूनिट्स कितनी रह गई, 95। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिवाइड करके मुझे बताओगे तो पर यूनिट कॉस्ट अब आपका इंक्रीज हो गया। कैलकुलेटर है, निकालो तो क्या कर रहे हो उसको। कितना आया, 10 लाख डिवाइड बाई 95,000, 10.5। देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर पहले आप कितने से निकाल रहे थे, पहले आप मान रहे थे कि अगर आपके पास पूरी यूनिट है तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 लाख यूनिट्स में 10,000 था। अब 10 लाख रुपए का खर्चा कितने यूनिट्स पे है,
तो ऑब्वियसली बात है ना, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। तो पर यूनिट कॉस्ट पहले 10 था, अब कितना हो गया, 10.5। अब जैसे ही, अब तो नॉर्मल लॉस होने की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस कभी भी आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, वो अलग से आपका खर्चा होता है। और वो खर्चा आप कहाँ दिखाते हो, कहाँ दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाते हो। ठीक है, ये पर यूनिट निकालना समझ में आया क्या, कैसे निकालेंगे। अब टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो माइनस कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास निकल कर आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलूं। लो चलो, कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नोट्स लिखो पहले, नोट्स लिखो। In if question is silent, if question is silent, assume all duties, assume all duties and taxes are non-refundable. ठीक है, आगे दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय हायर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। In silent situation, assume normal and actual production units are same। तीसरा पॉइंट लिखो नोट के अंदर, abnormal loss in its actual transit loss minus normal transit loss। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो, following cost are not included in cost of inventory
एक टेबल बनाओ। एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, unless necessary for production. Godown rent for storing finished goods. Administration overheads, salary of accounting department, selling and distribution cost, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स कमीशन, वारंटी कॉस्ट, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, to purchase inventory, समझ लिखा तुम लोगों ने? चलो नोट 1 पढ़ो। नोट 1 तो अभी अभी पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, assume all duties and taxes are non refundable। कभी कभार तुमने कभी टैक्स पढ़ी है? अभी तक तो नहीं पढ़ी, लेकिन इंटर में अब तुम टैक्स पढ़ने वाले हो। तुम्हें पता है क्या, कुछ टैक्सेस हमें रिफंड हो जाते हैं। रिफंड कब होते हैं? जैसे आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे मुझे कभी क्या होता है, क्रेडिट मिल जाता है। किससे क्रेडिट मिलता है? सरकार मुझे क्रेडिट देती है किसी गुड्स पे। जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, तब उससे मुझे क्रेडिट मिलता है। कैसे? अब जैसे देखो, मैं आज परचेज करके लेकर आई, ठीक है, तो मैं उस पर क्या दूंगी? टैक्स। जब मैं आगे उसी को सेल करूंगी तो मैं सामने वाले से क्या लूंगी? टैक्स। तो तुम्हें नहीं लग रहा क्या, इस परचेजेस पे भी मैंने टैक्स दिया और इस सेल्स पे भी मैं टैक्स ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं टैक्स क्या हो गया? डबल हो गया। अरे डबल हो गया। यही गुड्स पे मैंने टैक्स दिया और इसी गुड्स पे मैंने टैक्स दोबारा दिया। तो आपको नहीं लग रहा क्या कि मैंने 2 बार टैक्स दे दिया सरकार को एक ही गुड्स पे? सरकार को तो एक ही बार दे दिया, 2 बार दे दिया। मैंने मान लो 1 लाख यूनिट्स परचेज करी थी, ठीक है, सेल भी मैंने कितनी करी? 1 लाख यूनिट। जब मैंने परचेज किया था तो भी टैक्स दिया,
क्योंकि कैसे टैक्स दिया, क्योंकि सामने वाले ने मुझसे टैक्स चार्ज किया होगा। अब जब यहाँ पर मैं सेल कर रही हूँ, तो भी मैं सामने वाले से क्या चार्ज कर रही हूँ, टैक्स ले रही हूँ। तुम आज मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस पर टैक्स इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता। लेकिन जब उसने खरीदा होगा तब वो टैक्स पे कर कर आया होगा कि नहीं आया होगा आगे। तो बिल्कुल सही, जब मैंने परचेज किया तो भी टैक्स दिया, सेल कर रही हो तो भी टैक्स दे रहे हो। तो आपको नहीं लग रहा कि एक ही यूनिट्स पे दो बार टैक्स जा रहा है सरकार के पास। तो सरकार क्या करती है, जो टैक्स तुमने परचेजेस पे पे किया ना, उसको किसके टूवर्ड्स एडजस्ट कर देती है, सेल पे जो तुम टैक्स ले रहे हो ना, एक तरफ से तुम्हें देना है और एक तरफ से लेना है, तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या? तो अब ये समझ में आया। तो ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर नॉन रिफंडेबल। आप वही टैक्सेस, वही ड्यूटीज कॉस्ट में इंक्लूड करना जो आपकी क्या हो, नॉन रिफंडेबल हो। नॉन रिफंडेबल मतलब जो वापस ना मिले। अगर जो वापस मिल जाएगी तो वो तो मेरी फिर कॉस्ट ही नहीं हुई ना, क्योंकि जो मैंने दिया वो मुझे वापस मिल गया, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आप तभी कॉस्ट का पार्ट बनाना जब वो रिफंडेबल ना हो। समझ गए? इफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, अगर जैसे मान लो मुझे है ना फिक्स्ड ओवरहेड टोटल एक साथ दे रखा है, टोटल एक साथ मैंने बोल दिया कि 5 लाख रुपए की मेरे क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अब मुझे क्या निकालना है, पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, कॉस्ट पर यूनिट। तो जब मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो मुझे फिक्स्ड ओवर भी पर यूनिट चाहिए, सारी कॉस्ट ही मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट, है ना, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट मुझे पर यूनिट चाहिए। तो जब मुझे सारी कॉस्ट ही पर यूनिट चाहिए तो मुझे फिक्स ओवरहेड भी क्या चाहिए, पर यूनिट। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या किया, हायर ऑफ, हायर क्या, नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, इन दोनों का जो भी हायर होगा उससे वो डिवाइड होगा। अब नहीं समझाना तुम्हें, समझ मैं बताती हूँ। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड एफओएच बोले तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने, 5 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी आप थी आपकी, मान लेते हैं 50,000, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 50,000। लेकिन आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितने का कर दिया, 60,000। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो तो स्टार्टिंग से मुझे पता होते हैं कि वो फिक्स्ड ही रहने वाले हैं। जब मेरे 5 लाख रुपए का फिक्स था तो मैंने मेरी मेरी कैपेसिटी नॉर्मल थी कि मैं 50, मेरा सोचने का तरीका था, मैंने ये सोचा कि मैं कितने यूनिट्स बना रही हूँ, 50,000 यूनिट्स बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट रखा होगा। अरे रखा था कि नहीं रखा था। लेकिन अब मैंने एक्चुअली में प्रोडक्शन कितने से किया, 60,000। तो अब मेरी कॉस्ट जहां मैं पर यूनिट कितना चार्ज करती, 10 रुपए करती, वहां अब मैं और कम हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन यूनिट क्या हो गए, बढ़ गए। बढ़ गए तो खर्चा भी मेरा और क्या हो गया, स्प्रेड हो गया ना। तो यानी कि जहां मेरा 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो 10 रुपए पर यूनिट आ रहा था, अब वहां पर अब मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताना कितना आएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 7, 8.3, 8.3 रुपीज। कहाँ मैं 10 रुपए चार्ज करती, कहाँ पर यूनिट कितना चार्ज करूंगी, 8.3, क्योंकि मुझे फिक्स्ड ओवरहेड तो 8.3 रुपीज चार्ज करने से भी मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा ना। अरे फिक्स्ड ओवरहेड मेरे कितने हैं, पूरे 5 लाख। मैं पर यूनिट कॉस्ट कितना रखूं जिससे मुझे पूरा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर हो जाए। कॉस्ट रिकवर करते ही तो है अपन जब बेचेंगे आगे यूनिट्स को। तो जब मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, 50,000, तो मैंने क्या करा, 10 से डिवाइड करके 10 रुपए पर यूनिट निकाला। लेकिन अब मेरा मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 60,000 का। तो अब मेरा यहाँ पर कितना प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, 8.3। तो मैं 8.3 रुपीज पर यूनिट चार्ज करके भी तो 5 लाख रुपए कमा सकती हूँ, कॉस्ट रिकवर कर सकती हूँ अपनी। तो अब तो इसीलिए इसने ये बोला है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है और जो एक्चुअल कैपेसिटी है, दोनों में से जो हायर होगा ना, उसी से आप क्या करना, डिवाइड करना। तो कहाँ पर है ये रहा, हैंग हो रहा है, चलो। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स,
टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय हायर ऑफ, हायर किसका, नॉर्मल प्रोडक्शन का और एक्चुअल प्रोडक्शन का, दोनों का जो भी हायर होगा। मान लो ये यूनिट कम हो जाती तो ज्यादा पर यूनिट आती, फिर हम एक यूनिट पे ज्यादा चार्ज करते कवर करने के लिए। अभी ज्यादा यूनिट बना ली तो हम कम का चार्ज करेंगे। बस यही समझाना था मुझे। हाँ ये हो गया। एक मिनट रुको, चालू ही नहीं है। हम्म। नीचे चलते हैं। हाँ, अगर सिचुएशन क्या है, साइलेंट, मतलब सिचुएशन साइलेंट मतलब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो अज्यूम क्या करना है आपको, नॉर्मल और एक्चुअल यूनिट्स क्या है आपकी, सेम। जितना आपने नॉर्मल कैपेसिटी थी उतना आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन कर दिया। समझ गए क्या इतनी बात? अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कैसे निकालते हैं बताओ। अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स आप कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। आप ना, आपने कितना गुड्स मंगाया, 1 लाख यूनिट्स मंगाई, ठीक है। उसमें से मेरा टोटल लॉस कितने का हो गया, टोटल लॉस मान लेते हैं हम कितने का हो गया, 5,000 यूनिट्स का आपका टोटल लॉस हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, 5,000 यूनिट का। लेकिन मेरा उसमें से नॉर्मल कितना था, 4,500। ये मेरा नॉर्मल है, तो बचा हुआ क्या हो गया, कितना, 500। समझे क्या? तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअल ट्रांजिट लॉस, मतलब एक्चुअली में आपके ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब समझते हो, ऑन द वे, ट्रांजिट में अभी आपका गुड्स, यानी कि ट्रक पे है अभी भी, रास्ते में चल रहा है। एक्चुअल में जो रास्ते में जो लॉस हुआ आपका टोटल वो कितना था, 5,000। उसमें से नॉर्मल जो ट्रांजिट था लॉस वो कितने का था, तो बाकी का 5,500 क्या हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। आगे, following cost are not included in the cost of inventory। कुछ कॉस्ट है जो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। AS2 ने साफ साफ मना कर दिया। AS2 बोलता है कि भाई ये सारी कॉस्ट तुम इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट भी मत बना देना भूल कर भी। तो कौन कौन सी कॉस्ट है जो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, सबसे पहली तो एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आपकी क्या करता है, पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन एब नॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट की इन्वेंट्री को इंक्रीज नहीं करता ना डिक्रीज करता, वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होता ही नहीं है। उसको एक अलग से आपको चार्ज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है एबनॉर्मल कॉस्ट का, जैसे एबनॉर्मल मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट, ये कोई आपकी एबनॉर्मल तरीके से लग गई तो वो क्या होगा, आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये आपका अलग से खर्चा हुआ है और ये खर्चा आप कहाँ चार्ज करेंगे, P&L के अंदर चार्ज करेंगे। कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में मत घुसा देना उसे। जैसे नॉर्मल लॉस कैसे इंक्लूड हुआ था कॉस्ट में, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई थी, है ना। लेकिन आप एबनॉर्मल ये 500, अब मैं है ना यहाँ पर जब डिवाइड करूंगी ना पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, तो डिवाइड किससे करूंगी, मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट है टोटल 1 लाख, उसमें से 5,000 माइनस नहीं करूंगी, कितना माइनस करूंगी, 4,500। यानी कि 500 जो यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस हुआ है ना वो आपके P&L में जाएगा, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली समझ में आ रही है क्या ये बातें? देखो मैं आपसे वो बताऊं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, एक भी पॉइंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप पूछो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे है ही इसीलिए, आप आए भी इसीलिए हो, वरना अगर आपको इतना सब कुछ आ ही जाता तो आप ऑब्वियस सी बात है खुद ही पढ़ लेते। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी नहीं आए तो ऑन द इमीडिएट स्पॉट पे आपको पूछना है, रुकना नहीं है, वेट नहीं करना किसी का भी, ठीक है। उसके बाद आगे, स्टोरेज कॉस्ट।
क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, गुड्स रेंट फॉर, आपने गोडाउन ले रखा है रेंट पर, फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए ले रखा है। तो मुझे बताओ, क्या ये आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए? इन्वेंट्री की कॉस्ट में तो वही चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए लग रही है ना? उसके बाद आप क्या लाइट के खर्चे लग रहे हैं, गोडाउन का लाइट का खर्चा लग रहा है, गोडाउन का रेंट का खर्चा लग रहा है, वो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट क्यों बनेगा? समझ रहे हो क्या? वो तो मेरे अलग से खर्चे हैं, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट का पार्ट तो वही बनेगा जो आपको इन्वेंट्री की प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने तक का खर्चा है। मैं इसको डायग्राम से भी बना के समझाऊंगी। उसके बाद ये तीनों जो खर्चे हैं ना, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। आज की क्लास अपन इतनी ही रखते हैं, फिर आगे फर्दर हम लोग मूव करेंगे, और हो सकता है कल से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव कर जाए। तो आज की क्लास बच्चा यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट।